वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पूरा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले। तो टॉपिक जो है वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, टू हो। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लिखें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो इक्वल में हम क्या रख दें, इसको जीरो रख दें। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये जो इक्वेशन होगी, इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो सारी इक्वेशंस क्या कही जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल जो है इसका क्या है, एक्स है। ए बी सी जो है ये आपको याद रखना है कि ए बी सी ये क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी होंगे रियल नंबर्स, ठीक है। और एक और कंडीशन जो आपको याद रखनी वो ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जीरो के अलावा आप कुछ भी इसमें डाल दें चल जाएगा, लेकिन आप जीरो नहीं डाल सकते ए को, क्योंकि अगर आप सोचो आपने ए की वैल्यू अगर जीरो रख दी तो जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो जाएगा और फिर वो जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। तो बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो बनेगी और उस पर फिर एक्स पे डिग्री जो रह जाएगी वो वन रह जाएगी। तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होके लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम ए की वैल्यू जीरो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह की होगी, ठीक है। तो ए बी सी की जगह पे आपको नंबर दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे एक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स पे पावर मिली है टू, डिग्री टू होगी, फिर उसके बाद रिड्यूस हुआ एक्स मिला, फिर और पावर रिड्यूस होगी। यानी यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, असल में रहा होगा लेकिन उसकी डिग्री जो रही होगी वो जीरो रही होगी। इक्वल में जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो टाइप की। अगर कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, एंड बी की वैल्यू थ्री, एंड सी की जगह पे जो आया है वो क्या आया है, फाइव। तो कोफिशियंट्स आप कंपेयर करके निकाल लेंगे। ए की वैल्यू टू है, बी की थ्री है एंड सी की फाइव है। बाकी सेम टू सेम ही दिख रहा है। वेरिएबल भी चेंज हो सकता है। जैसे हम एक इक्वेशन लिखें ऐसे, थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस सिक्स इक्वल जीरो। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। भले वेरिएबल अलग मिल रहा है, वेरिएबल हमें वाई मिला, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल वाई मिला तो क्या हो गया, उस पर डिग्री तो टू है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक रिड्यूस हुई पावर वन हो गई, फिर और रिड्यूस हुई, तो ऐसे हो गया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये भी लिखें, टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहेंगे, अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टू वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें वाई नहीं है तो वाई रख लो, और कोफिशियंट उसका क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो जीरो वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रही होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, टू, एंड बी की वैल्यू जीरो, और सी की जगह पे कितना आया, फाइव। तो हमें जो याद रखना है वो ये है कि ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ए जीरो नहीं हो सकता, बी और सी की जगह पे जीरो आप रख सकते हैं। जैसे इस केस में हमने जो जीरो लिया है वो किसकी वैल्यू होगी, बी की। तो बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया कि किस टाइप की होती है। अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको इस तरह से दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल 0। अब हम चाह रहे हैं कि इसके क्या निकालें, सॉल्यूशंस निकालें। सॉल्यूशंस का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी यही समझाया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, एक्स की। और एक्स पे डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए एक्स की जो वैल्यू मिलेंगी वो हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो एक्स की वो वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में रख दें अगर, तो एल एच एस इक्वल आर एच एस हो जाए। मतलब ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो हमें कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिलेंगी। इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कौन सी गिवन है और कौन सी इक्वेशन को कौन सी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो हमें अभी तो यही समझ लेना है कि डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2। तो एक्स के जो सॉल्यूशन या वेरिएबल के जो सॉल्यूशंस निकलेंगे, या यूं कहें इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो आपको फिर ये समझ में आया कि इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है उसके रूट्स मैक्सिमम उतने ही निकलते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्यूबिक होता, क्यूबिक इक्वेशन होता है तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 डिग्री होती है इक्वेशन की, तो उसके जो रूट्स निकलते वो कितने निकलते, 3 निकलते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मेथड्स, कि मतलब हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम जीरो जो उसके निकालें। तो उसके कुछ तरीके भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें निकालना है तो कितने मेथड्स होंगे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। और 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें पता चल जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकंड मेथड को हम नाम देते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो हम यूज करते हैं लास्ट में, ये मेथड आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के मेथड हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है और कैसे इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, और फिर बाद में हम ये 2 मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और ये रहा कुछ इस तरह का कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे सॉल्व होता है। तो हमें करना क्या होता है कि पहले हम एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो 1 का अगर हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो पहले आपको करना है एक्स स्क्वायर के साथ जो है नंबर उसका एंड कांस्टेंट टर्म यानी सी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और सी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी की वैल्यू जो है उससे पहले का साइन देखेंगे कि वो कैसा है। तो वो है प्लस का साइन, ठीक है। तो प्लस का साइन है, एंड फिर हम देखेंगे कि एक्स के साथ में जो नंबर है वो कौन सा है। तो वो नंबर जो है वो रहा 5। तो हमें करना क्या है कि हम ऐसे सोचेंगे कि 6 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिन्हें हम ऐड करें तो क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। 6 के ऐसे फैक्टर करें कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 6 को आप ऐसे 2 नंबरों में तोड़ लें। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो यही है वो 2 नंबर जिन्हें अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जब आप इतना कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि ये जो 5 है, यानी इसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 5 जो है उसे हम स्प्लिट कर लेंगे 2 हिस्से में, ठीक है। 5 को हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, 3 प्लस 2 लिखना है। तो 5 को हम लिख देंगे 3 प्लस 2, एंड ये रहा x और प्लस 6 इक्वल 0। तो इतना आपको करना है। पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, c के पहले का जो साइन है वो देखेंगे, एंड b की वैल्यू कितनी है वो देखेंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे क्या है, 5 आए। या अगर माइनस लगा होता है 6 के पहले तो फिर हम क्या सोचते हैं कि माइनस करने पे 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करने पे है तो हमने फैक्टर कर लिए 3 और 2।
तो 3 और 2 को अगर आप प्लस करेंगे तो 5 मिल जाता है आपको। तो हमने क्या किया, वो 5 को हमने लिखा 3 + 2। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हम x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x + 2x + 6 = 0। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स जो है उनमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो x + 3 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x + 3। एंड अब जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x + 3। तो x + 3 कॉमन लिया और अब जो ब्रैकेट में रह जाएगा वो रह जाएगा x एंड यहाँ पे +2। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन हो गए, इस वजह से क्या नाम दिया गया मेथड को, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये या तो ये ब्रैकेट 0 रहा होगा या ये ब्रैकेट 0 रहा होगा, तभी जो है मल्टीप्लाई दोनों का 0 आया है। तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 3 = 0 ले लेंगे और x + 2 = 0 ले लेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3 एंड यहाँ से जो है x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x = -3 और -2। यही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। पहले हमको x² का कोफिशिएंट देखना है एंड c की वैल्यू, तो उनका मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर c के पहले का साइन देखेंगे कैसा है और b की वैल्यू देखेंगे कौन सी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 6 का मल्टीप्लाई 6 हुआ था, फिर पहले साइन जो था c की वैल्यू के पहले वो था प्लस का एंड b की जो वैल्यू थी वो है 5। तो हमने क्या सोचा, 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे प्लस करने पे 5 आए। ये जो स्टेप है वो आपको याद रखना है और फिर बाकी आप ऐसे करते जाएंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा गया कि लास्ट में आपका क्या हो रहा है, फैक्टर कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो इक्वेशन को आपने फैक्टर मेथड से तोड़ लिया, इस वजह से फैक्टराइजेशन मेथड कहा गया। और फिर जो सॉल्यूशंस निकले वो कितने निकले, 2 सॉल्यूशंस निकले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इस वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, 9x² - 3x - 2 = 0। देखते हैं कि कैसे होता है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में वही करना है कि हम x² का कोफिशिएंट एंड c की जो वैल्यू है उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो c की वैल्यू वैसे तो -2 है, लेकिन आप विदाउट साइन ले लें, आप सिर्फ 2 लें, साइन हम बाद में चेक कर लेंगे कि कैसा है। तो 9 और 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, 18। एंड ये आने के बाद फिर हमें जो करना है वो क्या करना है, साइन देखना है c का। तो c का जो साइन है वो माइनस का है तो हमने माइनस ले लिया। एंड b की वैल्यू भी आप विदाउट साइन लें, 3, ठीक है तो -3 लेकिन हम बिना साइन के ले ले रहे हैं जो कि है 3। फिर हमें करना क्या है कि हम 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, 3 मिले। तो 18 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ लें आप कि जिनका मल्टीप्लाई 18 हो लेकिन उनका गैप हो 3। तो 18 को हम लिख लेते हैं 6 × 3। 6 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। तो यही है वो दो नंबर 6 और 3। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे साइन माइनस का था, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 चाहिए था, तो अब हम इस 3 को लिखेंगे 6 - 3। तो मिडिल टर्म जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 9x² - 6 - 3 एंड x - 2 = 0। अब हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x² - 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x एंड -2 = 0। कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड फर्स्ट 2 टर्म्स जो देखें उनमें कॉमन आ रहा है 3 एंड x, 3x कॉमन आ जाएगा। 3x से जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3x एंड यहाँ से 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा -2। तो ये बचा। एंड लास्ट जो 2 टर्म्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आएगा ही, पहले जो साइन है प्लस का वही लगा लेंगे और फिर 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने के बाद जो बचा होगा वो सेम 3x - 2 ही बचा होगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड अब जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 3x - 2। तो अब हम 3x - 2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3x + 1 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग 0 के इक्वल लेंगे और यहाँ से फिर ये हो सकता है कि 3x - 2 = 0 रहा होगा, या फिर
3x प्लस 1 इक्वल 0 रहा होगा। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो वो जो वैल्यू मिलने वाली वो है 2/3, एंड यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू मिलेगी -1/3। तो x की ये वैल्यू मिलेंगी और यही सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो एक स्टेटमेंट में ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर दें कि ये सॉल्यूशंस हैं 2/3 और -1/3, यही है आंसर्स इस इक्वेशन के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगता है। तो इस तरह से आपको करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो कुछ इस तरह है, 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, और इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। पहली बात तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो करना क्या है कि पहले हम x वाले जो टर्म्स हैं जहाँ पे x है उन्हें हम एक तरफ रख लेते हैं। तो ये 1/x इस साइड ले आएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल 1/a प्लस 1/b। तो ये इस तरह से हो जाएगा। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एलसीएम ले लें तो ये कुछ इस तरह का होगा, a प्लस बी प्लस एक्स, इसका इंटू हो जाएगा x के साथ, एंड ये x का मल्टीप्लाई 1 में, और ये वाला जो है वो -1 के साथ। तो ये हो जाएगा -a माइनस बी एंड माइनस एक्स। यहाँ पे भी हमें वही करना है, एलसीएम ले लें तो मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा, b का 1 में और a का 1 में, तो ये हो जाएगा b प्लस ए प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन अगर ले लें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, -a प्लस बी एंड a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल a प्लस बी अपॉन ए बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1/a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1/ab बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा -ab इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख ले तो ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड फिर हमें करना क्या है, ये जो -ab है हम इस साइड ले आए और अरेंज कर लें तो कुछ इस तरह का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab इक्वल 0। एंड फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं उसमें x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस a, एंड यहाँ पे कॉमन आ रहा है b, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस a, एंड अब जो कॉमन आ रहा है वो है x प्लस a, एंड जो ब्रैकेट में बचेगा वो होगा x प्लस b। तो अब हमें दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेना है, और जब हम 0 के इक्वल लेंगे तो x की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -a, या फिर x की वैल्यू होगी -b। तो x की ये दो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। हेंस x इक्वल -a होगा या फिर -b होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला स्टेप जो आपको याद रखना है कि हमें करना क्या है, x वाले जो टर्म्स हैं वो हम एक तरफ ले जाएंगे, उसके बाद हमें एलसीएम लेना है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स में क्या है कि रूट लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और इन्हें देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं ना कि रूट आ गया है तो रूट के फैक्टराइजेशन कैसे होंगे। तो देखें कि कैसे होता है। हमें जो पता है वही हम करेंगे कि पहले x² का कोफिशिएंट यानी √3 और 2√3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2√3 के साथ हमने अगर √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड हमें फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए, 2√2 चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2√2 चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2√2 चाहिए। अब कैसे होगा ये, √2 चाहिए तो 6 के ऐसे फैक्टर करें हम कि √2 आए। तो √2 कैसे आएगा, 6 के फैक्टर तो हमें पता है कि 3 इंटू 2 होता है, और अगर √2 आया है तो इसका मतलब इस 2 को हमने और आगे तोड़ा होगा, 3 इंटू इस 2 को हमने लिखा होगा √2 इंटू √2।
तो कुछ इस तरह के फैक्टर किए होंगे 6 के, तब जाके हमें √2 मिला होगा। ठीक है, अब हमें √2 चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे, तो अगर हम इसे साथ में ले लें तो ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा √2। 3√2 में से अगर हम √2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2√2। तो हमें समझ में आ गया कि 2√2 को हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3√2 माइनस √2। तो अगला जो स्टेप अपना होगा वो कुछ इस तरह का होगा, √3x² माइनस 2√2 को जो लिखना है वो लिखना है 3√2 माइनस √2 एंड x माइनस 2√3 इक्वल 0। तो हमें ये लिखना है, एंड फिर x का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा वो होगा √3x² माइनस 3√2 x माइनस माइनस प्लस √2 x माइनस 2√3 इक्वल 0। एंड अब जो कॉमन आएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे √3 है और यहाँ 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो 3 में से एक √3 तो हम निकाल ही सकते हैं, तो जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, √3x। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो आएगा √3x। यहाँ से √3 और x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x। एंड इस 3 में से जब √3 चला जाएगा, ये चला जाए, तो फिर क्या बचेगा, √3 बचेगा एंड √2 बचेगा। √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, √2। यहाँ पे x बचेगा एंड यहाँ पे √2 इंटू √3 यानी √6 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का आएगा। एंड अब जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, x माइनस √6 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचेगा वो √3x प्लस √2 ये बचेगा एंड ये इक्वल होगा किसके, 0 के। अब हमें फिर से वही करना है कि दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो ये 0 होगा, या फिर इस ब्रैकेट में जो वैल्यू रही होगी वो 0 होगी। यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √6 एंड यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें माइनस √2 अपॉन √3, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस √2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आपको पता लग गई कि कौन कौन सी है, x की वैल्यू है √6 या फिर माइनस √2 अपॉन 3। यही सॉल्यूशन हो जाएंगे इस इक्वेशंस के। तो करना क्या है कि रूट जिस पे लगा हुआ है हमें उसको फिर फर्दर आगे तोड़ लेना है रूट के टर्म्स में। ठीक है, तो रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऐसे ही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल 11/30। तो ये हमें सॉल्व करना है कि कैसे होगा। अब देखें, यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ एलसीएम ही ले सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। तो पहले हम एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा x+4 इंटू x-7। ये x-7 का 1 में मल्टीप्लाई होकर x-7 हो जाएगा एंड -1 में x+4 का मल्टीप्लाई होगा तो -x एंड माइनस प्लस -4 कुछ इस तरह का हो जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड -7 और -4 मिलके हो जाएगा -11। यहाँ पे ये रहा x+4 इंटू x-7 इक्वल 11/30। तो -11 और 11 कैंसिल अगर हम कर दें तो नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो होगा -1/x+4 इंटू x-7 इक्वल 1/30। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड अब हमें जो करना है वो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशंस को, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह का होगा। 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 में तो -30 इक्वल इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या होने वाला है, x में x², फिर x का -7 में तो -7x, फिर +4x एंड माइनस के 28। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। -30 हम RHS में ले जाएं तो इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह की बनेगी, x² -3x
एंड -30 जब वहाँ पहुँचेंगे तो +30 हो जाएंगे। +30 में से -28 सब्ट्रैक्ट होने के बाद +2 बचेगा एंड एक साइड पे 0 बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे क्या है, 3 आए। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है और प्लस करें तो 3 आता है। तो इस 3 को हम जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, 2 + 1 एंड ये कुछ इस तरह से होगा। फिर हम फर्दर आगे बढ़ें तो कुछ इस तरह से है, माइनस हो जाएगा x+2 = 0। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x-2 बचेगा एंड यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, तो 1 तो कॉमन आएगा ही एंड पहले वाला साइन तो -1 कॉमन आएगा। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा प्लस का एंड प्लस का 2 था तो ये हो जाएगा -2। ये कुछ इस तरह से आएगा एंड अब जो कॉमन आएगा वो है x-2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बचेगा वो है x-1 = 0। अब हमें करना क्या है कि दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग 0 लेंगे तो x-2 = 0 होगा या फिर x-1 = 0 होगा। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 2 मिलेगी और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। तो इस इक्वेशंस के जो दो सॉल्यूशंस थे वो कौन कौन से हैं, x = 1 और x = 2 इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। तो ये आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज होता है और क्या क्या हमें करना पड़ता है। बेसिक यही है कि आपको क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसका c में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कांस्टेंट टर्म जो है, एंड फिर मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा तो आपको ये देखना है कि उससे c से पहले का साइन कौन सा था। यहाँ पे जैसे प्लस है तो हमने क्या किया कि जो b है उसे हमने स्प्लिट किया 2 टर्म्स में, लेकिन बीच में जो साइन रखा वो प्लस का ही रखा। अगर सब्ट्रैक्ट का साइन होता c की वैल्यू के पहले तो यहाँ ब्रैकेट में जो अंदर साइन होता वो कौन सा होता, माइनस का, जिससे पता चलता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें b की वैल्यू चाहिए, प्लस करने पे b की वैल्यू चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। फैक्टराइजेशन मेथड इसी तरह से अप्लाई होगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो मेथड बचे हुए हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में ही डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड समझा। और उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रिमेनिंग मेथड्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।